हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आ रहे हैं आप सभी के। फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एंड टू एंड साइंस 369 पर। जैसे कि आपको पता है विज्ञान की क्लास चल रही है और विज्ञान की क्लास में हमने पाठ को अधिकतर खत्म ही कर लिया है और अब हेडिंग है एक नई वाली, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो उसी को पढ़ना है आज के इस सेशन में। और वीडियो बहुत ही प्यारी है आपकी आज, जो समय में भी आएगी और अच्छे भी लगेगा। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, आपने फिर वही वाली बात है कि आपने वीडियो को ना एक बार देखा है और एक बार देख के उसे छोड़ दिया, यही गलत बात है बेटे। जब भी हम वीडियो को देखें तो उसको देख के उसको एक दो या बार देखें और फिर अपने आप से लिखना शुरू कर दें। लिखाई भी एक कला है, लिखने से हमें माइंड में सेट हो जाता है। तुमने दो बार वीडियो को देखा है तो वो आपको याद करने पे तत्पर कर देगी। और आपको पता है चैनल किसका है, सब आपका है और उन बच्चों का है जो आजकल फीस वगैरह की दिक्कत में चल रहे हैं। तो यहाँ पर फ्री कोर्स की बात है। हम तो पहले कहते हैं फ्री कोर्स वालों को जो बच्चा नहीं हो रहा है, कम से कम जितने बच्चे आप देखते हो, दो बच्चों को तो शेयर कर सकते हो, दो बच्चों को तो जोड़ सकते हो, कह के कि भाई साहब इस चैनल पर पढ़ के देखें, आपको बहुत आनंद आएगा। ठीक है ना, सबसे प्यारी और सबसे प्यारी अच्छी बातें होंगी। इसलिए प्लीज तो उन दो तीन बच्चों को जोड़ो, एक एक बच्चा दो भी बच्चा जोड़ोगा तो ये हमारा कार्य बन जाएगा और उनका क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी लगेगी। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो ऐसा करें, आप चैनल को अपना चैनल मानकर इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ठीक है ना, तो वीडियो को 2 बार जरूर देखें ताकि आपको ये ज्यादा समझ में आए। ज्यादा लंबी इसलिए हम भी वीडियो ज्यादा लंबी इसलिए नहीं बना पाते हैं ताकि आपको बोरिंग महसूस ना हो। 10 या 15 मिनट तो आप कभी भी देख सकते हैं। देखो उन वीडियो को छोड़ दीजिए, स्क्रॉल करते हो। हंसना गाना अच्छी बात है लेकिन पढ़ाई के साथ साथ वो भी जरूरी है। ठीक है ना, तो चलते हैं प्यारे बच्चों इसी साथ पहले पार्ट को आगे बढ़ाते हुए। जो कल हमने पढ़ा था द्विविस्थापन से आगे आती है बेटे अब उपचयन व अपचयन अभिक्रिया। क्या आती है बेटे, उपचयन व अपचयन अभिक्रिया आती है और इनके बारे में हमें सीखना है। तो पहले उपचयन देखेंगे फिर अपचयन देखेंगे। तो देखिए बेटे, अब जरा मैं आपको एक और बात समझाऊं कि हाइड्रोजन पर हमने ऑक्सीजन कर दिया और तो ये H2O बन जाता है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ा, दो इसकी बन जाती है। तो आप देखो हाइड्रोजन यहां लगता है, ऑक्सीजन लगता है, दोनों जुड़ गए। क्या हो गया, जहां ऑक्सीजन जुड़ती है, जिस भी यौगिक में ऑक्सीजन जुड़ती है, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ती है, वो अभिक्रिया उपचयन कहलाती है। क्या कहलाती है बेटे, उपचयन कहलाती है। और इसको हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है ना बेटे, समझ में आ गई। यानी जहां पर हमारी ऑक्सीजन जुड़ती है उसको हम बोलते हैं आपकी उपचयन अभिक्रिया। लेकिन जहां से हमारी हाइड्रोजन हट जाए, जहां से हमारी ऑक्सीजन हट जाए, जैसे ये हो गया, अब यहां से हमने H2 की क्रिया करा दी। अगर इसमें देखो तो ये इसके साथ चली जाएगी क्योंकि दूसरा पहले से जुड़ता है, तो ये H2 हो जाएगा प्लस C हो जाएगा। तो देखो बेटे इसमें क्या हुआ, इसमें ऑक्सीजन यहां पर थी लेकिन ऑक्सीजन यहां से हट गई। इससे देखो ऑक्सीजन क्या हो गई बेटे, हट गई। जिससे ऑक्सीजन हट जाती है उनको हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो समझ में आ गया ना, जहां ऑक्सीजन जुड़ जाए वो उपचयन अभिक्रिया, जहां ऑक्सीजन हट जाए वो अपचयन अभिक्रिया होती है। समझ में आ गई बात लोग मेरे प्यारे बच्चों, तो ठीक है, अच्छी बात है। इसी को हम लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो यानी वे रासायनिक अभिक्रिया है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का जिनमें ऑक्सीजन का योग या संयोग होता है, योग होता है, उन्हें अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उन्हें उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप देखते हो उदाहरण। अभी मैंने एक रिकॉर्ड देता है, कॉपर का लिख सकते हैं, कॉपर पर भी ऑक्सीजन की क्रिया कराएं अगर हम, तो CuO, इसकी दो होती है, इसकी दो होती है, तो कट गई बेटे। अब बैलेंस कर लेंगे, ऑक्सीजन का एक, कॉपर का एक है, Cu के दो है, तो दो की हमें यहाँ गुणा करनी पड़ेगी। तो कॉपर के भी दो हो गए, दो की गुणा करेंगे। तो देखो बेटे ऑक्सीजन जुड़ गई नहीं जुड़ गई, तो अगर ऑक्सीजन भी कहीं पर भी जुड़ जाती है तो वो क्रिया कहलाती है बेटे उपचयन अभिक्रिया। समझ में आ गई ना, वो क्रिया क्या कहलाएगी आपकी, उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी।
समझ में आ गई? क्लियर, पक्की बात है, चलिए अच्छी बात है। अब चलते हैं अपचयन अभिक्रिया में, यानी यहां पर लिख सकते हैं, यानी वे रासायनिक अभिक्रिया है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें जिनमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है। ह्रास का मतलब कमी होना है, और कमी का मतलब होता है जहां से ऑक्सीजन हट जाए, यानी यहाँ तो ऑक्सीजन जुड़ी है, अगर से ऑक्सीजन हट जाती है तो उन्हें क्या बोलते हैं? अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। यानी वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती है। तो बेटे जैसे देख सकते हैं हम यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ अगर हम हाइड्रोजन की अभिक्रिया कर देते हैं तो देखो बेटी ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, तो ये ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ जाएगी? इसके साथ। इसका मतलब देखो H2O निकल जाएगा, ऑक्सीजन की दो होती है, और ये बेचारा कॉपर अकेला बच जाएगा। बैलेंस करके देखो तो बैलेंस अपने आप खुद पे खुद है, तो इसलिए बैलेंस की जरूरत नहीं है। तो बेटे ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? आपकी अपचयन अभिक्रिया। ठीक है ना बेटे? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप समझ गए होंगे कि जिनमें ऑक्सीजन जुड़ जाए उपचयन, जिसमें ऑक्सीजन हट जाए वो अपचयन कहलाती है। ठीक है ना बेटे? वैसे ये परिभाषाएं नहीं आती है, इसकी एक अभिक्रिया होती है रेडॉक्स अभिक्रिया, वो परिभाषा ज्यादा आती है, अधिकतर वो पूछी भी जाती है किसमें कौन सा है, बस ढूंढने के लिए आता है कौन सा अपचायक है, कौन सा उपचयन अभिक्रिया, ठीक है ना, या कौन सा ऑक्सीकारक है। तो जिनमें उपचयन अभिक्रिया होती है वो ऑक्सीकारक पदार्थ होता है। ठीक है ना बेटे? तो समझते हैं, अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो पहले स्क्रीनशॉट लो और इसके बारे में सुनो, ठीक है ना। अब स्क्रीनशॉट को हम बाद में उतार लेते हैं, समझ में आ गया ना मेरा बच्चों? इसको ले लिया स्क्रीनशॉट और पढ़ते रहे बस केवल आगे। तो बेटे अब आती है इन दोनों की रेडॉक्स अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रिया है बेटे? रेडॉक्स अभिक्रियाएं, जो आपके हेडिंग डलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो बेटे अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? उपचयन और अपचयन। उपचयन पढ़ा हमने अलग और अपचयन पढ़ा हमने अलग। यानी ऑक्सीजन जुड़ती है तो उसे उपचयन कहते हैं, और जहां ऑक्सीजन हटती है तो उसे अपचयन कहते हैं। लेकिन जहां पर ये दोनों क्रिया साथ साथ हो जाए, यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन और अपचयन की क्रिया साथ साथ हो, क्या बताया एक बार और? वे अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन और अपचयन की क्रिया साथ साथ हो, उपचयन और अपचयन की क्रिया साथ साथ होती है, उन अभिक्रिया को क्या बोलते हैं बेटे? रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। चलते हैं बेटे आगे, तो लिखते हैं इसकी परिभाषा। वे रासायनिक अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन वे अपचयन अभिक्रियाएं अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है ना मेरे बच्चों? अब देखो इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, हम कोई सा एग्जाम्पल ले लें अगर हम। तो देखो अभी आपने लिखा था उदाहरण, जो अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण लिखा था उसको देखते हैं, ताकि आपको ये याद रहे। देखो उदाहरणों को अधिकतर बदला बदली इसलिए नहीं कर पा रहे हैं ताकि आप उदाहरण भूले ना, एक बार याद कर ले तो उसको अधिकतर चलता रहे। अब देखो इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, यहाँ पर सी हो जाएगी, प्लस के यहाँ पर H2 हो जाएगी। अभी मैंने बताया कि दूसरा पहले से जुड़ जाता है, ठीक है ना, बैलेंस ही अपने आप है। चलिए बेटे तो देखते हैं कैसे अभिक्रिया। यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ ऑक्सीजन नहीं है बेटे, तो ऑक्सीजन हट गई, जहां पर ऑक्सीजन हटती है देखो बेटे उसे क्या बोलते हैं? अपचयन। बताया था मैंने, अभिक्रिया पढ़ी थी। देखो यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हट गई है, तो क्या कहलाएगी वो? अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ ऑक्सीजन है नहीं और यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गई, तो बेटे ये कहलाएगी आपकी उपचयन अभिक्रिया।
उपचयन, ठीक है ना बेटे। तो देखो दोनों अभिक्रियाएं होगी आपके साथ साथ, अपचयन की भी क्रिया होगी और उपचयन की भी क्रिया होगी, तो इसलिए इस अभिक्रिया को बोलते हैं बेटे रेडाक्स अभिक्रिया बोलते हैं। तो समझ में आ गई बात को, प्रिपेयर बच्चों ये समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर देखेंगे आपका आगे क्या पढ़ते हैं हम, ठीक है ना। तो समझ में आ गया, चलिए बेटे बहुत अच्छी बात है। इससे आगे बढ़ते हैं हम, अगली अभिक्रिया देते हैं संक्षारण अभिक्रिया, संक्षारण। अब बेटे ये रासायनिक अभिक्रिया तो होती रहती है, देखो बात करते हैं संक्षारण। अब ये संक्षारण क्या होता है, देखा होगा तुमने, लोहे को अगर हम बाहर छोड़ देते हैं तो उस पर 2-4 दिन में ही जंग लग जाता है, नहीं लाल लाल सी परत जम जाती है, लाल भूरे रंग की परत जम जाती है, उसे हम बोलते हैं। और जब जम जाती है तो थोड़े थोड़े दिन बाद वो कटने लगता है, मतलब टूटने लगता है, जिसे हम कहते हैं जंग लग के खारा हो गया, टूट गया, तो उसको बोलते हैं हम बेटे संक्षारण। यानी जब कोई वस्तु को हम नमी या वायु में रख देते हैं उस पर जंग लग जाता है, दंग धीरे 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 वो क्या होती है, नष्ट होने लगती है, और धीरे धीरे नष्ट होने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं बेटे, संक्षारण कहते हैं। तो लिखिए परिभाषा उसी बात को, तो लिखो, जब कोई धातु या पदार्थ वायु या नमी के संपर्क में आता है, वायु और नमी के संपर्क में आ जाता है, यानी जब कोई धातु है या पदार्थ वायु और नमी के संपर्क में आ जाता है तो उस पर एक लाल भूरे रंग की परत जम जाती है, बेटे जिसे जंग कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसे जंग कहते हैं। जंग तलवार वाली नहीं है, हाँ बेटे ये उस पे जो लोहे पर लगती है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटे, जंग कहते हैं। अब जंग कहते हैं तो अच्छी बात है, अब देखते हैं, तथा जंग कहते हैं तथा वस्तु धीरे धीरे क्षय होने लगती है। क्षय का मतलब होता है छोटा छोटा टुकड़ों में टूटना, क्षय होने लगती है। तो उस क्रिया को, क्षय होने लगती है, उस क्रिया को संक्षारण कहा जाता है। समझ गया ना प्यारे बच्चों। तो इसमें समझ में आता है क्या हो गया, उस क्रिया को संक्षारण कहते हैं जब उसको धीरे धीरे क्षय होने लगती है, ठीक है ना। तो देखते हैं इस क्रिया में क्या बात होती है। अब इसके आते हैं संक्षारण को रोकने के उपाय। क्या आते बेटे, संक्षारण। नंबर 1, आप बता सकते हैं जंग को हम कैसे रोक सकते हैं, जो जंग होगा वही संक्षारण होगा, ठीक है ना। तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, ना उल्टा नहीं, ठीक है ना बेटे। संक्षारण नंबर 1 कैसे होता है, पहले तो आप इस पे ग्रीस लगा सकते हैं, ग्रीस लगाकर, ठीक है ना। नंबर 2, किसी का से पेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, पेंट करके। तीसरा हो सकता है धातु का कम क्रियाशील धातु का लेप करके, ठीक है ना प्यारे बच्चों। लाओ विकृत गंधिता है। अब इस बच्चों से देखना विकृत गंधिता क्या होती है बेटे। कभी कभी आपने देखा होगा जो आपके सब्जी होती है ना, सब्जी जो खाना सालन बनाती है हमारी मम्मी, वो को हम गर्मियों में रखते हैं तो वो घुस जाती है, घुसने का मतलब जिसमें सूंघ के देखे, स्वाद को सूंघ के देखते हैं तो कैसी आती है, अजीब व गरीब दास्त, अजीब सी आती है, तो उसको हम कहते हैं नहीं घुस गई है सब्जी, हाँ बेटे उसी को बोलते हैं विकृत गंधिता। आप समझे, विकृत माने होता खराब, गंधिता माने खुशबू,
यानी गंध, यानी खराब जब गंध आने लगे, किसी भी पदार्थ से खराब गंध आने लगती है तो उसी को बोलते हैं हम विकृत गंधिता। लेकिन ये जो हमारे पदार्थ होते हैं तेल में तले जाते हैं या तेल में छोके जाते हैं, तो तेल युक्त या वसायुक्त पदार्थों में जब उनका स्वाद और गंध बदल जाए, तेल या वसायुक्त पदार्थों का स्वाद और गंध बदल जाता है, उस क्रिया को हम बेटे बोलते हैं विकृत गंधिता। समझ में आएगी ना आपको? तो लिखते हैं बेटे, तेल या वसा युक्त, बेटे तेल या वसा युक्त, तेल या वसा युक्त पदार्थों को लंबे समय तक रखने पर उनकी गंध और स्वाद बदल जाते हैं बेटे। गंध और, जैसे सब्जी में गर्म खराब होना, अब इसको रोकने के लिए हम उपाय क्या करते हैं बेटे? जब भी आपने चिप्स की थैली देखी ना, आती ना फुली मोटी सी, हवा कहते हैं इसमें, हवा भरी हुई, माल तो इतना सा तो बेटे, उसमें हम ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन भर देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन और पदार्थों का ऑक्सीकरण कर देती है, जिससे इसका स्वाद और गंध बदल जाता है। भाई खुले में रखते हैं जब भी, तो अगर हम सब्जी को फ्रीज में रख देते हैं तो लंबे समय तक चलती है। उसका रीजन है बाहर की जो वातावरण की वायु है वो नहीं भर पाती, उसमें अमोनिया गैस होती है, तो उससे नाइट्रोजन गैस क्या करती है, ऑक्सीजन का प्रभाव को कम कर देती है, खुद अपने आप में रहती है। तो एक ऐसी क्वेश्चन है आपका कि चिप्स की जो फैक्ट्रियां हैं वो चिप्स बनाते समय थैलियों में नाइट्रोजन गैस क्यों भर देते हैं? इसमें सीधा सीधा उदाहरण है कि चिप्स को बनाते समय नाइट्रोजन इसलिए भरी जाती है कि ऑक्सीजन उसे अपचयित कर देगी और उसका रंग और स्वाद और गंध क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। उसी के स्थान पर हम नाइट्रोजन गैस भर देते हैं ताकि वो अधिक समय तक देर तक चलती है। ठीक है ना प्यारे बच्चों? अच्छा, इस प्रकार हमारा ये वाला आज का चैप्टर यहाँ पर पूरा हो जाता है। पहला चैप्टर पूरा का पूरा है। तो बेटे अगला चैप्टर नहीं चलाएंगे, पहले चलाएंगे इसका अभ्यास। ठीक है ना? तो जब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा और आपके नए अभ्यास में मिलते हैं नए टॉपिक पर। ओके, बाय, सी यू।